हेलो। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार जो है भौगोलिक चिंतन का विकास हुआ और इस तरह हमारी दुनिया में चीजें परिवर्तित हुई, बदलाव हुए। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ जो कल चीजें छूटी थी, आ, ये वर्ल्ड का मैप है, आपको दिखाई पड़ रहा है? मेरी स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? यस सर। देखो, जो ये वाला जो पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है, ये बीच में आपको देखो दिखाई पड़ रहा होगा मेडिटेरेनियन सी, जिसको बोलते हैं भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं? आप लोग साथ में रिपीट करते जाओ तो मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा। एक्चुअली ऑनलाइन टीचिंग की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है, उससे समझ में नहीं आता कि आपको मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के पास देखो एक देश है जिसको हम बोलते हैं इटली। इटली का नाम सुना है आपने? यस सर। हाँ, तो इटली की राजधानी है रोम। पुराने जमाने में इसको रोमन साम्राज्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रोमन साम्राज्य कहा जाता था। और इटली के ही दूसरी तरफ एजियन रोमन सागर, हाँ, साम्राज्य। एजियन सागर के तट पर ये देखो एक देश दिखाई पड़ रहा है, ग्रीस। इसको कहा जाता था यूनानी साम्राज्य या ग्रीक कहा जाता था। तो जो भौगोलिक ज्ञान था, शुरुआत उसकी शुरू हुई थी, कहाँ से हुई थी? ग्रीक से हुई थी, यानी यूनान से हुई थी। और यूनानी साम्राज्य के बाद जब यूनानियों का पतन हो गया, तो यूनानियों के बाद उसका जो नॉलेज की जो शिफ्टिंग हुई, जब साम्राज्य समाप्त हो जाते हैं या साम्राज्य अपने पराभव की ओर जाते हैं, तो साम्राज्य के साथ साथ जो राजाओं का ज्ञान होता है, जो विज्ञान होता है, जो साहित्य होते हैं, जो ग्रंथ होते हैं, वो भी साम्राज्य के साथ ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यूनानियों के बाद भूगोल में जो दूसरा योगदान हुआ, वो हुआ रोमन्स का। यानी रोमन साम्राज्य के जो शासक थे और रोमन साम्राज्य में जो रहने वाले विद्वान थे, उन्होंने भूगोल के क्षेत्र में अपना योगदान किया। रोमन्स के बाद पूरा जो यूरोप था, जिसे हम आधुनिक यूरोप कहते हैं, यूरोप में एक ऐसा समय आया कि जब वैज्ञानिक चेतना के आधार पर बातें होकर के नहीं, धर्म के आधार पर हर एक तथ्य की व्याख्या की जाने लगी। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, पृथ्वी का केंद्र क्या है, पृथ्वी के और ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे सिद्धांत हो गए। जब इनकी व्याख्या की जाने लगी धर्म के आधार पर, तो इस पूरे युग को कहा गया अंध युग, यानी डार्क एज। जब मनुष्य ने अपने नॉलेज के स्थान पर केवल अपनी अंधानुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर जो है ज्ञान को सिद्ध करने का प्रयास किया, जब भौगोलिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति के स्थान पर धर्म के आधार पर हर चीज की व्याख्या की गई, तो उस युग को कहा गया अंध युग, जिसको भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो अभी मेरा आपको बताने का मतलब था कि नॉलेज, स्पेशली जो ज्योग्राफिकल नॉलेज था, वो शुरुआत हुआ था ग्रीक में। और ग्रीक के बाद कल हम लोग ग्रीक पढ़ चुके हैं, और ग्रीक के बाद कहाँ पे हम लोग पहुंचे? हम लोग पहुंचे रोमन साम्राज्य में। तो अभी मैं आपको रोमन साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये बात मेरी आपको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। बताओ, आई कि नहीं समझ में आई? यस सर। कल आप लोगों ने कुछ पढ़ा लिखा कि नहीं पढ़ा लिखा? यस सर। आपको पता है ग्रीक साम्राज्य या ग्रीस कहाँ पर था, यूनानी साम्राज्य कहाँ पर था, रोमन साम्राज्य कहाँ पर है? ये आपको पता होना चाहिए। जब तक आप इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, मैप पे नहीं समझोगे, भौगोलिक चिंतन की बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। तो चलो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। कल जो हमने जहां पर छोड़ा था, उसके आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए जरा।
मेरी आपको स्क्रीन दिखाई पड़ी कि नहीं दिखाई पड़ी? यस सर। जी कल सर, आ गई है। कल हम लोगों ने यूनानी साम्राज्य और उनके भूगोलवेत्ताओं का योगदान पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य और रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रोमन साम्राज्य क्या था। वर्तमान में जो इटली है, आपने सुना इटली देश के बारे में? ये इसका फिरदौस खातून, अपने आप को अनम्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो। गुड मॉर्निंग। देखो, आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने आप को जी फिरदौस खातून क्या क्लास ज्वाइन करने के बाद भूल गई है क्या? फिर से आपको स्क्रीन दिखाई पड़ने लगी? यस सर, दिख रही है। यस सर, अब आ रही है साहब। ठीक है। तो वर्तमान में जो इटली है, पुराने जमाने में यहाँ पे एक इसका शहर है रोम। रोम के नाम पे जो इटली की का जो पूरा साम्राज्य था उसको रोमन साम्राज्य कहा जाता था। और रोमन साम्राज्य का योगदान ग्रीक ज्योग्राफर्स के बाद यूनानी साम्राज्य का जैसे ही पतन होता है, उसके साथ ही जो है जितना भी यूनानी ज्ञान विज्ञान था उसका ट्रांसफर हो गया रोमन साम्राज्य की ओर। और रोमन साम्राज्य में एक शासक था ऑगस्टस। उसके समय में जो भौगोलिक ज्ञान था वो अपने चरम बिंदु तक पहुंच गया। और रोमन भूगोलवेत्ताओं का मुख्य रूप से योगदान ऐतिहासिक भूगोल में, प्रादेशिक भूगोल में, पूरा का पूरा इनका जो योगदान था। अगर पूछा जाए कि रोमन भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल की किन ब्रांचेज में योगदान किया, तो रोमन भूगोलवेत्ताओं ने प्रादेशिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल, इन दो ब्रांचेज में योगदान किया। प्रमुख रोमन भूगोलवेत्ताओं में पोलिबियस, पोसिडोनियस आदि महत्वपूर्ण जो है रोमन भूगोलवेत्ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण वो रोमन भूगोलवेत्ता, उसका नाम था स्ट्रैबो। आपने नाम सुना है कि नहीं सुना स्ट्रैबो का? स्ट्रैबो का नाम सुना कि नहीं सुना? नहीं सर। स्ट्रैबो एक, अगर आपसे ये भी हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और पूछा जाए इनमें से कौन सा रोमन भूगोलवेत्ता है, तो आपको रोमन और ग्रीक ज्योग्राफर्स के, आपको मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ये भी याद रखना है कि संबंधित भूगोलवेत्ता का किस स्कूल ऑफ थॉट से, यानी किस देश के भौगोलिक विचारधारा से संबंधित है। तो स्ट्रैबो संबंधित था, रोमन भूगोलवेत्ता था, रोमन भूगोल की विचारधारा से संबंधित था। और उसने 17 पुस्तकों की एक ग्रंथमाला लिखी जिसमें उस समय का जितना भी ज्ञात विश्व था, दुनिया के बारे में जितनी भी जानकारी थी, उस ग्रंथ में उसका वर्णन किया गया था। और उसको उस समय कहा गया जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया या भौगोलिक ग्रंथमाला। उन्होंने इस 17 पुस्तकों की एक ग्रंथमाला की रचना की। और ये पहला प्रयास था, पहला भूगोलवेत्ता था जिसने जो है उस समय जितना भी भौगोलिक ज्ञान प्राप्त हुआ था, दुनिया के देशों के बारे में जितनी भी जानकारी थी, उसने पहली बार सभी को एक साथ संकलित किया और संकलित करने के बाद उसको एक किताब के रूप में प्रस्तुत किया। इसकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है जियोग्राफी। स्ट्रैबो की ज्योग्राफी, आपको याद रखना है कि प्राचीन भूगोल के विषय में जो भी जानकारी उपलब्ध है उसका मुख्य स्रोत है स्ट्रैबो की ज्योग्राफी। क्योंकि जितने भी भूगोल की किताबें थी अब तक जो रची गई थी वो विलुप्त हो चुकी हैं, इसलिए स्ट्रैबो की जो 43 ग्रंथों की रचना है जिसको हिस्टोरिकल मेमोरीज कहा जाता है वो महत्वपूर्ण है। स्ट्रैबो पहला विद्वान था जिसने संपूर्ण भौगोलिक प्रबंध एवं उसकी सभी चारों शाखाओं, गणितीय, भौतिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल के संबंध में किताबें लिखी। भूगोल एवं इतिहास के मध्य गहरे संबंध को बताने का प्रयास किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भूगोल को नियतिवादी चिंतन का महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। उसने पहली बार एटलस एवं विसुवियस पर्वत का वर्णन किया और विसुवियस को उसने जलता हुआ पर्वत कहा है।
विसुवियस पर्वत पता है आपको क्या है ये? किसी को पता है कि विसुवियस पर्वत क्या है? एटलस पर्वत कहाँ पर है? सर नहीं मालूम है। इसको सर्च करो, क्योंकि मैं बता दूंगा तो आप भूल जाओगे, ठीक है? आपको एटलस पर्वत पर्वत कहाँ पर है, किस लिए फेमस है, और विसुवियस पर्वत किस लिए फेमस है, कौन, अगर ज्वालामुखी पर्वत है तो किस प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है, और विश्व के किस देश में, आपको खुद ढूंढ करके आपको समझना है, ठीक है? क्योंकि रोमन साम्राज्य के यस सर। भूगोलविदता ने इसका वर्णन किया, तो हो सकता है कि रोमन साम्राज्य में ही कहीं पर स्थित हो। तो गूगल पे इसको सर्च करके देख लीजिएगा कि किस लिए फेमस है, ठीक? आपको यस सर। याद रखना है कि विसुवियस को उसने जलता हुआ पर्वत कहा, ठीक है? एटलस एवं विसुवियस पर्वत का पहली बार जिस भूगोलवेत्ता ने वर्णन किया, उनका नाम था स्ट्रैबो, और उसने आदिवासी प्रदेशों के लिए ये शब्द बहुत याद रखिएगा, आगे चल के इस शब्द भूगोल स्पेशली जो है भौगोलिक चिंतन में ओकुमैन और इक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया गया। जो प्रदेश मानव के द्वारा अधिवासित है, यानी जहां पर मानव निवास करता है, उस प्रदेश को ओक्यूमेन कहा किसने? स्ट्रैबो ने। और वर्तमान में उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है इक्यूमेन। तो ये दो शब्द आपको जो है याद रखना है। और सबसे लास्ट में जो इनका महत्वपूर्ण इनकी जो बात थी वो ये थी कि स्ट्रैबो ने पृथ्वी को दीर्घायत माना, यानी ओब्लांग माना। तो स्ट्रैबो रोमन भूगोलवेत्ता थे। उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था कि उन्होंने अब तक का जितना भी भौगोलिक ज्ञान था उसको एक पुस्तक के रूप में, और वो पुस्तक थी 17 पुस्तकों की एक खंडमाला, जिसको जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया कहा गया। स्ट्रैबो ने एक और किताब की रचना की जिसको ज्योग्राफी कहा गया। स्ट्रैबो नियतिवाद का प्रथम महत्वपूर्ण विचारक था। उसने एटलस और विसुवियस पर्वत का वर्णन किया, और विसुवियस पर्वत को उसने जो जलता हुआ पर्वत कहा। आदिवासी प्रदेशों के लिए उसने ओक्यूमेन शब्द का इस्तेमाल किया, और पृथ्वी को ओब्लांग या दीर्घायत माना। तो कुल मिलाके स्ट्रैबो एक रोमन भूगोलवेत्ता था जिसने जो है ऐतिहासिक भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। तो यहां तक स्ट्रैबो में आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो बताइए। कोई चीज है जो आपको ना समझ में आ रही है कि इसका मतलब क्या हुआ? एक शब्द आपने भी देखा होगा कि स्ट्रैबो ने पृथ्वी को ओब्लांग माना। तो इसका मतलब क्या होता है? सर यही सर, ये ओकुमैन जो इक्विपमेंट वाला बता दीजिए सर, यही। ओकुमैन, एक देखिए, जो ओकुमैन शब्द है, ओकुमैन शब्द इस्तेमाल किया जाता है उस प्रदेश के लिए जिस पर मानव निवास करता है। आदिवासी प्रदेश, आदिवासी मीन्स इनहेबिटेड एरिया। ओकुमैन वर्ड इज यूज्ड फॉर ऑल दोज रीजन्स दोज आर हैबिटेड बाय ह्यूमन। जो मानव के द्वारा आदिवासी प्रदेश हैं उनको क्या कहा जाता है? ओकुमैन कहा जाता है। और वर्तमान समय में ओकुमैन के लिए इकुमैन शब्द का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? जी सर। उन्होंने पृथ्वी को बिल्कुल गोल नहीं माना, उसने दीर्घायत माना। देखे, कुछ देखा तुम लोगों ने, कुछ लोगों के चेहरे लंबे होते हैं, देखा कि नहीं देखा? तो दीर्घायत का मतलब यस हुआ सर। लंबे चेहरे वाला, यानी पृथ्वी जो है बिल्कुल गोल नहीं है, गोले की तरह नहीं है, बल्कि जो है दीर्घायत है। उसके बाद जो दूसरे भूगोलवेत्ता है उनका नाम है प्लिनी, बहुत फेमस है, और इनकी एक पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम है हिस्टेरिया नेचुरालिस, या नेचुरल हिस्ट्री बोलते हैं। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, इस किताब का नाम याद रखना। जब तक आप भूगोल पढ़ोगे या कभी कोई एग्जाम दोगे, ये किताब आपको कहीं भी पूछी जा सकती है। हिस्टोरिया नेचुरालिस या नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की किताब है, जिसमें उसने ब्रह्मांड, जीव विज्ञान तथा मानव विज्ञान का वर्णन किया था। तो नेचुरल हिस्ट्री किसकी किताब है? प्लिनी की है, ये आपको याद रखना है। तीसरे जो विज्ञान है उनका नाम था टॉलमी, इनका पूरा नाम था क्लॉडियस टॉलमी, और इनका योगदान था, बहुत फेमस नाम है इनका योगदान था गणितीय भूगोल में, मानचित्र कला में एवं सामान्य भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने काफी महत्वपूर्ण काम किए।
इनकी जो पुस्तक है उसका नाम था अल्माजेस्ट। ये किताब आप याद रखिएगा। हिस्ट्रिया नेचुरालिस किताब है किसकी? प्लिनी की। अल्माजेस्ट है टॉलमी की। और ज्योग्राफी किसकी है? वो स्ट्रैबो की किताब है। तो आपको विद्वानों के साथ साथ किस किताब को किस विद्वान ने लिखा ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अल्माजेस्ट इनकी प्रमुख पुस्तक है और यह गणित एवं खगोल विज्ञान पर लिखा गया एक विस्तृत ग्रंथ है। इसके अलावा इन्होंने निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की: जियोग्राफिया सिंटैक्सिस, आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी या भूगोल की रूपरेखा, एनालेमा और जियोग्राफिया। ये किताबें जो टालमी की हैं, इन किताबों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये किताबें आपसे कहीं भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है, आपको ही याद करना है, इसको कोई और जो है याद यस नहीं सर। कर। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, टालमी की अल्माजेस्ट, टालमी की ज्योग्राफिया सिंटैक्सिस, एनालेमा और ज्योग्राफिया। गणित के क्षेत्र में इनका जो योगदान है मुख्य रूप से प्रक्षेपों की। क्यों, क्या कोई बात हुई क्या बेटा? गणित के क्षेत्र में, गणितीय भूगोल के क्षेत्र में इनका जो योगदान है, उन्होंने मुख्य रूप से प्रक्षेपों की रचना की है। उन्होंने संक्राकार यानी जो कोनिकल प्रोजेक्शन होता है, यहाँ से क्या लग रहा है? उन्होंने जो शंक्वाकार प्रक्षेप होते हैं उनके रूपांतरण किए एवं ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए थ्री डायमेंशनल या त्रिविमीय प्रक्षेपों का प्रयोग किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम मानचित्र प्रक्षेपों के संदर्भ में अक्षांश एवं देशांतर शब्दों का प्रयोग किया। कुछ विद्वान उन्हें साहित्यिक चोर की संज्ञा देते हैं क्योंकि उन्होंने मेरिनस ऑफ द टायर एवं हिप्पार्कस के कार्यों का उपयोग किया। हालांकि यह आलोचना, अगर आपसे कोई पूछे कि निम्नलिखित में से किस विद्वान को साहित्यिक चोर कहा जाता है, तो आप उसका नाम ले सकते हैं कि वो टॉलमी को कहा जाता है, लेकिन वो आलोचना बहुत ही उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने पूर्व के विद्वानों के जो कार्य थे उनको वैज्ञानिक के आधार पर सिद्ध करने का या प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इन्होंने विश्व का मानचित्र बनाया और विश्व का मानचित्र किससे बनाया? वो बनाया था शंक्वाकार प्रक्षेप पर। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, कोनिकल प्रोजेक्शन। हाँ, तो ये इनका ये मानचित्र है, ये दिखाई पड़ रहा है आपको? ये जो इन्होंने ये बनाया है शंक्वाकार प्रक्षेप के आधार पर जो है विश्व का मानचित्र है। तो किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि शंक्वाकार मानचित्र के आधार पर विश्व का सबसे पहला प्रक्षेप मानचित्र किसने बनाया, तो किसने बनाया था? टॉलमी महोदय ने बनाया। और इन्होंने भारत का भी इंडिका के रूप में उल्लेख किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है। अब देखो, उन्होंने पहली बार अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं, मैंने पहले ही बताया कि आधार पर जो विश्व का मानचित्र किया। विश्व के मानचित्र में दिन की लंबाई के अनुसार जलवायु खंडों का विभाजन प्रस्तुत किया। विषुवत रेखा को समानांतर वृत्त चक्र की सहायता से प्रदर्शित किया। वह प्रथम विद्वान था जिसने वोल्गा नदी की जानकारी प्राप्त की और उसे अपने मानचित्र पर अंकित किया। वोल्गा नदी पता है कहां पर है? एक किताब है वोल्गा से गंगा, किसने लिखी थी? आप लोग पढ़ते लिखते नहीं, उसका मतलब ज्यादा। वोल्गा नदी रूस में है और वोल्गा नदी से लेकर के गंगा तक की यात्रा का वर्णन किया था राहुल सांकृत्यायन ने। उन्होंने किताब लिखी थी वोल्गा से गंगा। टालमी ने ही सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी को मानचित्र में अंकित किया और उसने गंगा एवं उसकी प्रमुख सहायक नदियों का उद्गम स्थल हिमालय में दिखाया। तो टालमी पहला व्यक्ति था जिसने बंगाल की खाड़ी और हिमालय को अपने मानचित्र पर अंकित किया और उसने बताया कि गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं? और हिमालय से निकलती हैं। टालमी ने हिंद महासागर के दक्षिण में एक महाद्वीप की कल्पना की जो कि वास्तव में अंटार्कटिक महाद्वीप था, जिसे 18वीं शताब्दी में कैप्टन कुक ने खोज निकाला था। देखो बेटा, अभी तक जो यूनान और रोमन साम्राज्य तक, अभी तक हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम थे। नावों के माध्यम से ही नाविक एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते थे। और जो कहानियां एक
स्थान से दूसरे स्थान तक जाती थी, उसी के माध्यम से भौगोलिक जानकारी को विद्वान जो है अपनी किताबों में, अपने हिस्टोरिकल वर्क्स में, अपने साइंटिफिक वर्क्स में लिखा करते थे। तो टालमी का बहुत बड़ा योगदान था कि टालमी ने पहली बार जो है पूरी दुनिया का मानचित्र बनाया, और वो मानचित्र बनाया उसने कोनिकल प्रोजेक्शन के आधार पर, और उसमें जो है भारत, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और दक्षिण में एक महाद्वीप की कल्पना की, जिसको हम लोगों ने क्या बाद में कैप्टन कुक ने खोजा, उसका नाम था अंटार्कटिका। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर भी एक महाद्वीप की कल्पना की, जिसको क्या कहा गया, अंटार्कटिका कहा गया। टालमी ने इमागो मुंडी या संसार के चित्र का निर्माण किया गया, या जो आगामी कई दशकों तक भौगोलिक जगत में मान्य रहा। ये जो आपको मैंने दिखाया था, ये इसको बोलते हैं इमागो मुंडी, यानी दुनिया का मानचित्र। तो अगर कहीं पूछा जाता है कि इमागो मुंडी मुंडी की रचना किसने की थी, तो वो की थी टालमी ने। हाँ, टालमी के ही लेखों से खोज के महान युग में भूगोलवेत्ताओं को टेरा इनकॉग्निटा या अनजान भूमि के खोज की जो है प्रेरणा प्रदान की गई। तो जो पहला युग था, जिसको हम एंशिएंट क्लासिकल पीरियड बोलते हैं या प्राचीन चिरसम्मत काल बोलते हैं, उसमें मुख्य रूप से दो साम्राज्यों के विद्वानों को सम्मिलित किया जाता है, ग्रीक जोग्राफर्स और रोमन जोग्राफर्स। जोग्राफर्स में सबसे ज्यादा जो योगदान था, वो योगदान था रोमन जोग्राफर्स में। अभी हम किसको पढ़ा रहे थे, हम पढ़ा रहे थे टालमी का। अभी तक जितना साइंटिफिक वर्क टालमी ने किया है, उतना साइंटिफिक वर्क किसी ने भी नहीं किया था। और रोमन साम्राज्य का सबसे लास्ट विद्वान है, उसका नाम है पोम्पोनियस मेला। क्या नाम है इनका? पोम्पोनियस मेला। और इन्होंने एक किताब इनकी थी जिसका नाम था कास्मोग्राफी। ये 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम खंड कास्मोग्राफी और द्वितीय खंड डिकोरोग्राफिया के नाम से प्रकाशित हुआ। भौगोलिक ज्ञान के विकास की दृष्टि से टालमी का काल चरम बिंदु था, जिसमें रोमनों यूनानियों ने जो है अपना जो बनाया कि जो टालमी का युग था, जो टालमी के वर्क थे, जो टालमी के वर्क से उन्होंने जो है एक चमत्कार था। यूनानियों ग्रीक साम्राज्य का जो वैज्ञानिक ज्ञान था, भौगोलिक ज्ञान था, वो अपने बिल्कुल पीक पर था, और वो समय था टालमी का समय। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, 3री शताब्दी या 4थी शताब्दी तक रोमन साम्राज्य का भी पतन हो गया। और रोमन साम्राज्य के पतन से जो यूरोप का केंद्र था, या जो यूरोपीय क्षेत्र था, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ग्रीक, रोम, स्पेन, मतलब यूरोप के जितने भी देश थे, वहां पर एक ऐसा समय आया कि जितना भी वैज्ञानिक ज्ञान था, जो लोग खोज कर रहे थे, जो तथ्यों के आधार पर बात कर रहे थे, वो तथ्यों के स्थान पर एक ऐसा युग आया कि पूरे यूरोप में धर्म का साम्राज्य हो गया। पोप ने रोम की सत्ता पर अधिकार कर लिया, और चर्च का जो साम्राज्य था पूरे यूरोप पर फैल गया। और इस पूरे दौर में, यानी 400 एडी से लेकर के 11वीं एडी, यानी 400 ईस्वी से लेकर के 11वीं ईस्वी तक, यानी ईसा के जन्म के 400 वर्षों से 1200 वर्षों तक एक ऐसा समय आया कि यूरोप में जितना भी भौगोलिक कार्य हुआ, उसको वैज्ञानिक तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर, प्रेक्षण के आधार पर, साइंटिफिक एल्यूशन के आधार पर ना उसकी व्याख्या करके धर्म में जो बातें कही गई, जो बात क्रिश्चियनिटी या जो बात कही, उसके आधार पर उसको सिद्ध करने का प्रयास किया गया। इस युग को कहा गया अंध युग। इसको क्या कहा गया? अंध युग, यानी डार्क एज कहा गया। डार्क एज का मतलब यह हुआ ऐसा युग जिसमें विज्ञान का पतन हो गया, और विज्ञान के पतन होने के साथ धर्म का प्रारंभ या धर्म का प्राबल्य वैज्ञानिक विचारों पर हुआ, और हर एक वैज्ञानिक घटना, हर एक भौगोलिक घटना की व्याख्या धर्म के आधार पर की जाने लगी। जैसे कहा गया, जैसे आपको सामने एक चित्र है, ये आपको एक मानचित्र दिखाई पड़ रहा है जो मैं गोल कर रहा हूं, केज में दुनिया का बनाया हुआ मानचित्र है। इसको टी-इन-ओ मानचित्र कहा जाता है। देखो ये दिखाई पड़ रहा है, टी दिखाई पड़ रहा है। हाँ, टी बना हुआ है ओ के चारों ओर। तो टी-इन-ओ मानचित्र में कहा जाता है कि जो जेरूसलम है वो दुनिया का क्या है, केंद्र है। यानी जो ईसा मसीह का जन्म स्थल है, ये वो दुनिया का केंद्र है। जिसके उत्तर की ओर एशिया है, इधर यूरोप है,
और ये अफ्रीका है। वो ये चारों ओर से सागर सरिता से घिरा हुआ है और इसमें ऊपर की ओर क्या है? स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग है। सर हाँ, तो इसके पहले टालमी ने पूरी दुनिया का, आप इस मानचित्र को देखिए, पूरी दुनिया का वैज्ञानिक मानचित्र बनाया था उसने। अक्षांश के आधार पर, उसने देशांतर के आधार पर, उसने बताया कि दक्षिण में एक महाद्वीप भी होगा। उसने जो है हिंद महासागर को मानचित्र में दिखाया, उसने बंगाल की खाड़ी को मानचित्र में दिखाया, उसने वोल्गा नदी की खोज की। लेकिन अब उसके विचारों को किनारे रख दिया गया। पूरे यूरोप की जो सत्ता थी उस पर पोप का अधिकार हो गया। जो भी प्रीस्ट कहते थे, जो भी पादरी कहते थे, उसके आधार पर जो है वैज्ञानिक और भौगोलिक ज्ञान की व्याख्या की जाने लगी। चूंकि ज्ञान पर धर्म का पर्दा पड़ गया था और ये माना गया कि ज्ञान अंधा हो गया था, इसलिए इस एज को क्या कहा गया? डार्क एज कहा गया या अंध युग कहा गया। क्या कहा गया इसको? अंध युग कहा गया। ईसाई धर्म के जो विचार थे, ईसाई धर्म की जो मान्यताएं थी, वो भूगोल के ऊपर छा गए। जो अभी तक के वैज्ञानिक विचार थे उन पर उनको प्रभावी माना गया। पृथ्वी की आकृति को भूगोल वेत्ताओं ने, जो एंशियंट क्लासिकल पीरियड था, उसने बता दिया था कि हमारी पृथ्वी गोल है। अब उसके बजाय जो है पृथ्वी को क्या माना जाने लगा? तस्तरी नुमा माना जाने लगा, डिस्क के रूप में माना जाने लगा। और दुनिया का केंद्र जो है जेरूसलम को माना गया, जो कि ईसाई धर्म का प्रमुख जो है क्या था? धार्मिक स्थल था। और पूरी दुनिया में, या जो हमारा जो यूरोपियन डायनेस्टी थी, जो पूरा यूरोप था, वहां पर टी इन ओ मानचित्र। तो आपको अगर कोई पूछे, किसी परीक्षा में पूछा जाए कि टी इन ओ मानचित्र संबंधित है, तो आपको बताना है कहाँ से संबंधित है? यूरोप और डार्क एज से संबंधित है। जिसमें क्या है? ऊपर की ओर एशिया है, एक तरफ यूरोप, एक तरफ अफ्रीका है, और चारों ओर जो है उसको जो है तस्तरीनुमा जो है समुद्र ने घेर रखा हुआ है। ऊपर की ओर स्वर्ग दिखाया गया है। एक कहानी है आदम और हवा की, तुम लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? तो उस कहानी, तो जो ईसाई धर्म या क्रिश्चियनिटी की जो भी कहानियां थी, उन कहानियों को, उन बातों को वैज्ञानिक जो अभी तक खोज हुई थी उसके ऊपर क्या किया गया? उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर माना जाने लगा कि धार्मिक विचार श्रेष्ठ है, वैज्ञानिक विचारों को बंद करके संदूक में रख दिया गया। तो इस पूरे एज को यूरोप में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? डार्क एज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डार्क एज कहा जाता है। डार्क हाँ, तो अब ये समझना कि देखो बेटा, होता है कि पूरे यूरोप में तो ये डार्क, पूरे यूरोप में तो ये डार्क एज था, लेकिन यूरोप से जो सटे हुए देश थे, एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूं। आप लोगों ने अरब साम्राज्य के बारे में सुना है? कभी देखा है अरब का मानचित्र? यस सर। ये देखो, ये जो जितना भी येलो वाला एरिया, ये भूमध्य सागर था, ठीक है। और भूमध्य सागर यानी रोमन साम्राज्य, ये आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा? आपको Yes, चित्र sir. तो ये वाला जो रीजन था, ये मेरा कर्सर आपको दिखाई पड़ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ, तो देखो ये सऊदी अरबिया लिखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरात, यमन और ओमान, कतर, कुवैत, इन पूरे के पूरे पेनिनसुला को, प्रायद्वीप को अरब प्रायद्वीप कहा जाता है। तो जब यूनानी और साम्राज्य का पतन हो गया, वहां पर धर्म के विचारों का प्रादुर्भाव हो गया, तो वहां की जो किताबें थी, वहां का जो नॉलेज था, वो नॉलेज कहाँ पर ट्रांसफर हो गया? वो हो गया यूनाइटेड अरब, ये जो अरब प्रायद्वीप था, यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। और यहाँ के जो विद्वान थे
उन्होंने ग्रीक और यूनानी साम्राज्य की जो किताबें थी उनको अरबी भाषा में ट्रांसलेट कराया। और अरबी भाषा में जब उन्होंने ट्रांसलेट कराया तो उनको पता चला कि पृथ्वी की आकृति के बारे में उनको पता चला, उनको अक्षांश और देशांतर के बारे में पता चला, उनको विभिन्न जो है जलवायु प्रदेशों के बारे में पता चला, उनको दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में पता चला। जबकि जिन लोगों ने इसकी खोज की थी वो धर्म के सहारे जी रहे थे, वो धर्म को अपने जीवन का आधार मान रहे थे। लेकिन उसी दौरान यानी 4वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य एक ऐसा दौर आया जब यूरोपीय ज्ञान का प्रसार कहां पर हो गया? सऊदी अरबिया में हो गया। तो यही बात मैं आपको कह रहा था कि ये दौर यूनानी और रोमन साम्राज्य के लिए तो क्या था? डार्क एज था। लेकिन जो अरब प्रायद्वीप के रहने वाले लोग थे उन्होंने उस नॉलेज का इस्तेमाल किया और भूगोल के क्षेत्र में अरबों का योगदान इसी समय में उन्होंने बहुत सारी खोजें की, बहुत सारे जो है साइंटिफिक फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अरब ग्रीक एंड रोमन नॉलेज ऑन द बुक ऑफ ट्रांसलेटेड बुक ऑफ द अरब यूनानी एंड रोमन। तो उन्होंने जो है ये तमाम ज्ञान की चीजों को अपने यहाँ इकट्ठा किया, उनका ट्रांसलेशन अरबी में कराया और इनका बहुत बड़ा योगदान जो भूगोल में माना जाता है। तो अब अन्य जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा तो आपको समझ में आई कि नहीं आई? समझ में कि जब यूरोप में अंध युग था वो समय था जब जो अरब प्रायद्वीप के लोग थे, जो अरब के रहने वाले लोग थे, उन्होंने उस ज्ञान का प्रयोग अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और उस ज्ञान के आधार पर पूरी दुनिया पर आक्रमण करके कब्जा करने पर वैज्ञानिक चेतना का विकास करने में किया। तो अंध युग में भूगोल का विकास, ये जो अगला टॉपिक हमारा है वो क्या है? अंध युग में भूगोल का विकास। और ये 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये वो दौर था जब अरबों द्वारा भौगोलिक ज्ञान के विकास में रुचि ली गई और उसका कारण था अरब साम्राज्य का अधिक विस्तार, परिवहन मार्गों का विकास, व्यापार में वृद्धि, भारतीय संस्कृति से संपर्क और यूनानी सभ्यता के देशों पर अरबों की वजह। अरबों ने ग्रीक और रोमन जो ग्रीस पर कब्जा कर लिया और जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो वहां की किताबें, वहां के ज्ञान से उनको पता चला कि भूगोल के माध्यम से भी ये भी बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हुई। 1 मिनट बचा, मैं इसको इंड करके फिर से स्टार्ट करता हूं, ठीक है? फिर से आपको स्क्रीन दिखाई पड़ने लगी? यस सर, दिख रही है। यस सर, अब आ रही है साहब। ठीक है। तो वर्तमान में जो इटली है, पुराने जमाने में यहाँ पे एक इसका शहर है रोम। रोम के नाम पे जो इटली का जो पूरा साम्राज्य था उसको रोमन साम्राज्य कहा जाता था। और रोमन साम्राज्य का योगदान ग्रीक ज्योग्राफर्स के बाद यूनानी साम्राज्य का जैसे ही पतन होता है उसके साथ ही जो है जितना भी यूनानी ज्ञान विज्ञान था उसका ट्रांसफर हो गया रोमन साम्राज्य की ओर। और रोमन साम्राज्य में एक शासक था ऑगस्टस। उसके समय में जो भौगोलिक ज्ञान था वो अपने चरम बिंदु तक पहुंच गया। और रोमन भूगोलवेत्ताओं का मुख्य रूप से योगदान ऐतिहासिक भूगोल में, प्रादेशिक भूगोल में, पूरा का पूरा इनका जो योगदान था। अगर पूछा जाए कि रोमन भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल की किन ब्रांचेज में योगदान किया तो रोमन भूगोलवेत्ताओं ने प्रादेशिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल इन 2 ब्रांचेज में योगदान किया। प्रमुख रोमन भूगोलवेत्ताओं में पोलिबियस, पोसिडोनियस आदि महत्वपूर्ण जो है रोमन भूगोलवेत्ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण रोमन भूगोलवेत्ता उसका नाम था स्ट्रैबो। आपने नाम सुना कि नहीं सुना स्ट्रैबो का? स्ट्रैबो का नाम सुना कि नहीं सुना? नहीं सर। स्ट्रैबो एक, अगर आपसे ये भी हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और पूछा जाए इनमें से कौन सा रोमन भूगोलवेत्ता है, तो आपको रोमन और ग्रीक ज्योग्राफर्स के आपको मतलब जो आप पढ़ रहे हो तो आपको ये भी याद रखना है कि संबंधित भूगोलवेत्ता का किस स्कूल ऑफ थॉट से यानी किस देश के भौगोलिक विचारधारा से संबंधित है। तो स्ट्रैबो संबंधित था, रोमन भूगोलवेत्ता था, रोमन भूगोल की विचारधारा से संबंधित था।
और उसने 17 पुस्तकों की एक ग्रंथमाला लिखी, जिसमें उस समय का जितना भी ज्ञात विश्व था, दुनिया के बारे में जितनी भी जानकारी थी, उस ग्रंथ में उसका वर्णन किया गया था। और उसको उस समय कहा गया जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया या भौगोलिक ग्रंथमाला। उन्होंने इस 17 पुस्तकों की एक ग्रंथमाला की रचना की, और ये पहला प्रयास था, पहला भूगोलवेत्ता था जिसने जो है उस समय जितना भी भौगोलिक ज्ञान प्राप्त हुआ था, दुनिया के देशों के बारे में जितनी भी जानकारी थी, उसने पहली बार सभी को एक साथ संकलित किया, और संकलित करने के बाद उसको एक किताब के रूप में प्रस्तुत किया। इसकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है जियोग्राफी। स्ट्रैबो की ज्योग्राफी आपको याद रखना है कि प्राचीन भूगोल के विषय में जो भी जानकारी उपलब्ध है उसका मुख्य स्रोत है स्ट्रैबो की ज्योग्राफी, क्योंकि जितने भी भूगोल की किताबें थी अब तक जो रची गई थी वो विलुप्त हो चुकी हैं। इसलिए स्ट्रैबो की जो 43 ग्रंथों की रचना है, जिसको हिस्टोरिकल मेमोरीज कहा जाता है, वो महत्वपूर्ण है। स्ट्रैबो पहला विद्वान था जिसने संपूर्ण भौगोलिक प्रबंध एवं उसकी सभी चारों शाखाओं, गणितीय, भौतिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल के संबंध में किताबें लिखी। भूगोल एवं इतिहास के मध्य गहरे संबंध को बताने का प्रयास किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भूगोल को नियतिवादी चिंतन का महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। उसने पहली बार एटलस एवं विसुवियस पर्वत का वर्णन किया, और विसुवियस को उसने जलता हुआ पर्वत कहा है। विसुवियस पर्वत पता है आपको क्या है ये? किसी को पता है कि विसुवियस पर्वत क्या है, एटलस पर्वत कहां पर है? सर नहीं मालूम है। इसको सर्च करो, क्योंकि मैं बता दूंगा तो आप भूल जाओगे। ठीक है, आपको एटलस पर्वत कहां पर है, किस लिए फेमस है, और विसुवियस पर्वत किस लिए फेमस है, कौन, अगर ज्वालामुखी पर्वत है तो किस प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है, और विश्व के किस देश में, आपको खुद ढूंढ करके आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि रोमन साम्राज्य के भूगोलवेत्ता ने इसका वर्णन किया, तो हो सकता है कि रोमन साम्राज्य में ही कहीं पर स्थित हो। तो गूगल पे इसको सर्च करके देख लीजिएगा कि किस लिए फेमस है। ठीक, आपको याद रखना है कि विसुवियस को उसने जलता हुआ पर्वत कहा। ठीक है, एटलस एवं विसुवियस पर्वत का पहली बार जिस भूगोलवेत्ता ने वर्णन किया उनका नाम था स्ट्रैबो, और उसने आदिवासी प्रदेशों के लिए ये शब्द बहुत याद रखिएगा। आगे चल के इस शब्द भूगोल स्पेशली जो है भौगोलिक चिंतन में ओकुमैन और इक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया गया। जो प्रदेश मानव के द्वारा अधिवासित है, यानी जहां पर मानव निवास करता है, उस प्रदेश को ओकुमैन कहा किसने? स्ट्रैबो ने। और वर्तमान में उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है इक्यूमेन। तो ये दो शब्द आपको जो है याद रखना है। और सबसे लास्ट में जो इनका महत्वपूर्ण इनकी जो बात थी वो ये थी कि स्ट्रैबो ने पृथ्वी को दीर्घायत माना, यानी ओब्लांग माना। तो स्ट्रैबो रोमन भूगोलवेत्ता थे। उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था कि उन्होंने अब तक का जितना भी भौगोलिक ज्ञान था उसको एक पुस्तक के रूप में, और वो पुस्तक थी 17 पुस्तकों की एक खंडमाला, जिसको जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया कहा गया। स्ट्रैबो ने एक और किताब की रचना की जिसको ज्योग्राफी कहा गया। स्ट्रैबो नियतिवाद का प्रथम महत्वपूर्ण विचारक था। उसने एटलस और विसुवियस पर्वत का वर्णन किया, और विसुवियस पर्वत को उसने जलता हुआ पर्वत कहा। आदिवासी प्रदेशों के लिए उसने ओकुमैन शब्द का इस्तेमाल किया, और पृथ्वी को ओब्लांग या दीर्घायत माना। तो कुल मिलाके स्ट्रैबो एक रोमन भूगोलवेत्ता था जिसने जो है ऐतिहासिक भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। तो यहां तक स्ट्रैबो में आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो बताइए। कोई चीज है जो आपको ना समझ में आ रही है कि इसका मतलब क्या हुआ? एक शब्द आपने भी देखा होगा कि स्ट्रैबो ने पृथ्वी को ओब्लांग माना। तो इसका मतलब क्या होता है? सर यही सर, ये ओकुमैन जो इक्यूमेन वाला बता दीजिए सर। यही ओकुमैन, एक देखिए, जो ओकुमैन शब्द है, ओकुमैन शब्द इस्तेमाल किया जाता है उस प्रदेश के लिए जिस पर मानव निवास करता है। आदिवासित प्रदेश, आदिवासित मीन्स इनहेबिटेड एरिया।
ओकुमेन वर्ड इज यूज्ड फॉर ऑल दोज रीजन्स दोज आर हैबिटेड बाय ह्यूमन। जो मानव के द्वारा अधिवासित प्रदेश हैं उनको क्या कहा जाता है? ओकुमेन कहा जाता है। और वर्तमान समय में ओकुमेन के लिए इकुमेन शब्द का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जी सर। उन्होंने पृथ्वी को बिल्कुल गोल नहीं माना, उसने दीर्घायत माना। जैसे कुछ देखा तुम लोगों ने, कुछ लोगों के चेहरे लंबे होते हैं, देखा कि नहीं देखा? तो दीर्घायत का मतलब यस हुआ सर। लंबे चेहरे वाला, यानी पृथ्वी जो है बिल्कुल गोल नहीं है, गोले की तरह नहीं है, बल्कि जो है दीर्घायत है। उसके बाद जो दूसरे भूगोलवेत्ता है उनका नाम है प्लिनी, बहुत फेमस है और इनकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है हिस्टेरिया नेचुरालिस या नेचुरल हिस्ट्री बोलते हैं। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, इस किताब का नाम याद रखना। जब तक आप भूगोल पढ़ोगे या कभी कोई एग्जाम दोगे, ये किताब आपको कहीं भी पूछी जा सकती है। हिस्टोरिया नेचुरालिस या नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की किताब है, जिसमें उसने ब्रह्मांड, जीव विज्ञान तथा मानव विज्ञान का वर्णन किया था। तो नेचुरल हिस्ट्री किसकी किताब है? प्लिनी की है, ये आपको याद रखना है। तीसरे जो विज्ञान है उनका नाम था टॉलमी, इनका पूरा नाम था क्लॉडियस टॉलमी, और इनका योगदान था, बहुत फेमस नाम है, इनका योगदान था गणितीय भूगोल में, मानचित्र कला एवं सामान्य भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने काफी महत्वपूर्ण काम किए। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम था अल्माजेस्ट, ये किताब आप याद रखिएगा। हिस्ट्रिया नेचुरालिस किताब है किसकी? प्लिनी की। अल्माजेस्ट है टॉलमी की, और ज्योग्राफी किसकी है? वो स्ट्रैबो की किताब है। तो आपको विद्वानों के साथ साथ किस किताब को किस विद्वान ने लिखा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अल्माजेस्ट इनकी प्रमुख पुस्तक है और यह गणित एवं खगोल विज्ञान पर लिखा गया एक विस्तृत ग्रंथ है। इसके अलावा इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की: जियोग्राफिया सिंटैक्सिस, आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी या भूगोल की रूपरेखा, एनालेमा और जियोग्राफिया। ये किताबें जो टॉलमी की हैं, इन किताबों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये किताबें आपसे कहीं भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है, आपको ही याद करना है, इसको कोई और जो है याद यस नहीं सर। कर। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, टालमी की अल्माजेस्ट, टालमी की ज्योग्राफिया सिंटैक्सिस, एनालेमा और ज्योग्राफिया। गणित के क्षेत्र में इनका जो योगदान है मुख्य रूप से प्रक्षेपों के, क्यों क्या कोई बात हुई क्या बेटा? गणित के क्षेत्र में, गणितीय भूगोल के क्षेत्र में इनका जो योगदान है, उन्होंने मुख्य रूप से प्रक्षेपों की रचना की है। उन्होंने शंक्वाकार यानी जो कोनिकल प्रोजेक्शन होता है, यहाँ से क्या लग रहा है? उन्होंने जो शंक्वाकार प्रक्षेप होते हैं उनके रूपांतरण किए एवं ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय प्रक्षेपों का प्रयोग किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम मानचित्र प्रक्षेपों के संदर्भ में अक्षांश एवं देशांतर शब्दों का प्रयोग किया। कुछ विद्वान उन्हें साहित्यिक चोर की संज्ञा देते हैं क्योंकि उन्होंने मेरिनस ऑफ द टायर एवं हिप्पार्कस के कार्यों का उपयोग किया। हालांकि यह आलोचना, अगर आपसे कोई पूछे कि निम्नलिखित में से किस विद्वान को साहित्यिक चोर कहा जाता है, तो आप उसका नाम ले सकते हैं कि वो टॉलमी को कहा जाता है, लेकिन वो आलोचना बहुत ही उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूर्व के विद्वानों के जो कार्य थे उनको वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध करने का या प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इन्होंने विश्व का मानचित्र बनाया, और विश्व का मानचित्र किससे बनाया? वो बनाया था शंक्वाकार प्रक्षेप पर। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, कोनिकल प्रोजेक्शन। हाँ, तो ये इनका ये मानचित्र है, ये दिखाई पड़ रहा है आपको? ये जो इन्होंने ये बनाया है, शंक्वाकार प्रक्षेप के आधार पर जो है विश्व का मानचित्र है। तो किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि शंक्वाकार मानचित्र के आधार पर विश्व का सबसे पहला प्रक्षेप मानचित्र किसने बनाया, तो किसने बनाया था? टॉलमी महोदय ने बनाया। और इन्होंने भारत का भी इंडिका के रूप में उल्लेख किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है। अब देखो, उन्होंने पहली बार अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं, मैंने पहले ही बताया कि आधार पर जो विश्व का मानचित्र किया।
विश्व के मानचित्र में दिन की लंबाई के अनुसार जलवायु खंडों का विभाजन प्रस्तुत किया। विषुवत रेखा को समानांतर वृत्त चक्र की सहायता से प्रदर्शित किया। वह प्रथम विद्वान था जिसने वोल्गा नदी की जानकारी प्राप्त की और उसे अपने मानचित्र पर अंकित किया। वोल्गा नदी पता है कहां पर है? एक किताब है वोल्गा से गंगा, किसने लिखी थी? आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हो, उसका मतलब ज्यादा। वोल्गा नदी रूस में है और वोल्गा नदी से लेकर के गंगा तक की यात्रा का वर्णन किया था राहुल सांकृत्यायन ने। उन्होंने किताब लिखी थी वोल्गा से गंगा। टालमी ने ही सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी को मानचित्र में अंकित किया और उसने गंगा एवं उसकी प्रमुख सहायक नदियों का उद्गम स्थल हिमालय में दिखाया। तो टालमी पहला व्यक्ति था जिसने बंगाल की खाड़ी और हिमालय को अपने मानचित्र पर अंकित किया और उसने बताया कि गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं और हिमालय से निकलती हैं। टालमी ने हिंद महासागर के दक्षिण में एक महाद्वीप की कल्पना की जो कि वास्तव में अंटार्कटिक महाद्वीप था, जिसे 98वीं शताब्दी में कैप्टन कुक ने खोज निकाला था। देखो बेटा, अभी तक जो यूनान और रोमन साम्राज्य तक, अभी तक हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम थे। नावों के माध्यम से ही नाविक एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते थे और जो कहानियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती थी उसी के माध्यम से भौगोलिक जानकारी को विद्वान जो है अपनी किताबों में, अपने हिस्टोरिकल वर्क्स में, अपने साइंटिफिक वर्क्स में लिखा करते थे। तो टालमी का बहुत बड़ा योगदान था कि टालमी ने पहली बार जो है पूरी दुनिया का मानचित्र बनाया और वो मानचित्र बनाया उसने कोनिकल प्रोजेक्शन के आधार पर और उसमें जो है भारत, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और दक्षिण में एक महाद्वीप की कल्पना की जिसको हम लोगों ने क्या बाद में कैप्टन कुक ने खोजा, उसका नाम था अंटार्कटिका। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर भी एक महाद्वीप की कल्पना की जिसको क्या कहा गया? अंटार्कटिका कहा गया। टालमी ने इमागो मुंडी या संसार के चित्र का निर्माण किया गया या जो आगामी कई दशकों तक भौगोलिक जगत में मान्य रहा। ये जो आपको मैंने दिखाया था ये इसको बोलते हैं इमागो मुंडी यानी दुनिया का मानचित्र। तो अगर कहीं पूछा जाता है कि इमागो मुंडी की रचना किसने की थी तो वो की थी टालमी ने। टालमी के ही लेखों से खोज के महान युग में भूगोलवेत्ताओं को टेरा इनकॉग्निटा या अनजान भूमि के खोज की जो है प्रेरणा प्रदान की गई। तो जो पहला युग था जिसको हम एंशिएंट क्लासिकल पीरियड बोलते हैं या प्राचीन चिरसम्मत काल बोलते हैं, उसमें मुख्य रूप से दो साम्राज्यों के विद्वानों को सम्मिलित किया जाता है, ग्रीक जोग्राफर्स और रोमन जोग्राफर्स। जोग्राफर्स में सबसे ज्यादा जो योगदान था वो योगदान था रोमन जोग्राफर्स में। अभी हम किसको पढ़ा रहे थे? हम पढ़ा रहे थे टालमी का। अभी तक जितना साइंटिफिक वर्क टालमी ने किया है उतना साइंटिफिक वर्क किसी ने भी नहीं किया था। और रोमन साम्राज्य का सबसे लास्ट विद्वान है उसका नाम है पोम्पोनियस मेला। क्या नाम है इनका? पोम्पोनियस मेला। और इन्होंने एक किताब इनकी थी जिसका नाम था कास्मोग्राफी। ये दो खंडों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम खंड कास्मोग्राफी और द्वितीय खंड दी कोरोग्राफिया के नाम से प्रकाशित हुआ। भौगोलिक ज्ञान के विकास की दृष्टि से टालमी का काल चरम बिंदु था जिसमें रोमनों यूनानियों ने जो है अपना जो तो टालमी का युग था, जो टालमी के वर्क थे, जो टालमी के वर्क से उन्होंने जो है एक चमत्कार था। यूनानी और ग्रीक साम्राज्य का जो वैज्ञानिक ज्ञान था, भौगोलिक ज्ञान था, वो अपने बिल्कुल पीक पर था और वो समय था टालमी का समय। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, तीसरी शताब्दी या चौथी शताब्दी तक रोमन साम्राज्य का भी पतन हो गया और रोमन साम्राज्य के पतन से जो यूरोप का केंद्र था या जो यूरोपीय क्षेत्र था जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ग्रीक, रोम, स्पेन, मतलब यूरोप के जितने भी देश थे, वहां पर एक ऐसा समय आया कि जितना भी वैज्ञानिक ज्ञान था, जो लोग खोज कर रहे थे, जो तथ्यों के आधार पर बात कर रहे थे, वो तथ्यों के स्थान पर एक ऐसा युग आया कि पूरे यूरोप में धर्म का साम्राज्य हो गया। पोप ने रोम की सत्ता पर अधिकार कर लिया और चर्च का जो साम्राज्य था पूरे यूरोप पर फैल गया
और इस पूरे दौर में यानी 400 एडी से लेकर के 11वीं एडी यानी 400 ईस्वी से लेकर के 11वीं ईस्वी तक यानी ईस्वा के जन्म के 400 वर्षों से 1200 वर्षों तक एक ऐसा समय आया कि यूरोप में जितना भी भौगोलिक कार्य हुआ उसको वैज्ञानिक तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर, प्रेक्षण के आधार पर, साइंटिफिक एनिमेशन के आधार पर ना उसकी व्याख्या करके धर्म में जो बातें कही गई, जो बात क्रिश्चियनिटी या जो बात ने कही, उसके आधार पर उसको सिद्ध करने का प्रयास किया गया। इस युग को कहा गया अंध युग। इसको क्या कहा गया? अंध युग यानी डार्क एज कहा गया। डार्क एज का मतलब यह हुआ ऐसा युग जिसमें विज्ञान का पतन हो गया, और विज्ञान के पतन होने के साथ धर्म का प्रारंभ या धर्म का प्राबल्य वैज्ञानिक विचारों पर हुआ, और हर एक वैज्ञानिक घटना, हर एक भौगोलिक घटना की व्याख्या धर्म के आधार पर की जाने लगी। जैसे कहा गया, जैसे आपको सामने एक चित्र है, ये आपको एक मानचित्र दिखाई पड़ रहा है जो मैं गोल कर रहा हूं, पेज में दुनिया का बनाया हुआ मानचित्र है। इसको टी-इन-ओ मानचित्र कहा जाता है। देखो ये टी, ये दिखाई पड़ रहा है टी, एक टी दिखाई पड़ रहा है। हाँ, और ये टी बना हुआ है ओ के चारों ओर। तो टी-इन-ओ मानचित्र में कहा जाता है कि जो जेरूसलम है वो दुनिया का क्या है? केंद्र है। यानी जो ईसा मसीह का जन्म स्थल है ये, वो दुनिया का केंद्र है। ये जिसके उत्तर की ओर एशिया है, इधर यूरोप है, और ये अफ्रीका है। ये चारों ओर से सागर सरिता से घिरा हुआ है, और इसमें ऊपर की ओर क्या है? स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग है। हाँ, तो इसके पहले टालमी ने पूरी दुनिया का, आप इस मानचित्र को देखिए, पूरी दुनिया का वैज्ञानिक मानचित्र बनाया था। उसने अक्षांश के आधार पर, उसने देशांतर के आधार पर, उसने बताया कि दक्षिण में एक महाद्वीप भी होगा। उसने जो है हिंद महासागर को मानचित्र में दिखाया, उसने बंगाल की खाड़ी को मानचित्र में दिखाया, उसने वोल्गा नदी की खोज की। लेकिन अब उसके विचारों को किनारे रख दिया गया। पूरे यूरोप की जो सत्ता थी उस पर पोप का अधिकार हो गया। जो भी प्रीस्ट कहते थे, जो भी पादरी कहते थे, उसके आधार पर जो है वैज्ञानिक और भौगोलिक ज्ञान की व्याख्या की जाने लगी। क्योंकि ज्ञान पर धर्म का पर्दा पड़ गया था और यह माना गया कि ज्ञान अंधा हो गया था, इसलिए इस एज को क्या कहा गया? डार्क एज कहा गया या अंध युग कहा गया। क्या कहा गया इसको? अंध युग कहा गया। ईसाई धर्म के जो विचार थे, ईसाई धर्म की जो मान्यताएं थी, वो भूगोल के ऊपर छा गए। जो अभी तक के वैज्ञानिक विचार थे उन पर उनको प्रभावी माना गया। पृथ्वी की आकृति को भूगोल वेत्ताओं ने, जो एंशियंट क्लासिकल पीरियड था, उसने बता दिया था कि हमारी पृथ्वी गोल है। अब उसके बजाय जो है पृथ्वी को क्या माना जाने लगा? तस्तरी नुमा माना जाने लगा, डिस्क के रूप में माना जाने लगा। और दुनिया का केंद्र जो है जेरूसलम को माना गया, जो कि ईसाई धर्म का प्रमुख जो है क्या था? धार्मिक स्थल था। और पूरी दुनिया में, या जो हमारा जो यूरोपियन डायनेस्टी थी, जो पूरा यूरोप था, वहां पर टी-इन-ओ मानचित्र। तो आपको अगर कोई पूछे, किसी परीक्षा में पूछा जाए कि टी-इन-ओ मानचित्र संबंधित है, तो आपको बताना है कहां से संबंधित है? यूरोप और डार्क एज से संबंधित है। जिसमें क्या है? ऊपर की ओर एशिया है, एक तरफ यूरोप, एक तरफ अफ्रीका है, और चारों ओर जो है उसको जो है तस्तरीनुमा जो है समुद्र ने घेर रखा हुआ है। ऊपर की ओर स्वर्ग दिखाया गया है। एक कहानी आदम और हवा की, तुम लोगों ने सुना कि नहीं सुना? तो उस कहानी, तो जो ईसाई धर्म या क्रिश्चियनिटी की जो भी कहानियां थी, उन कहानियों को, उन बातों को वैज्ञानिक जो अभी तक खोज हुई थी उसके ऊपर क्या किया गया? उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर माना जाने लगा कि धार्मिक विचार श्रेष्ठ है, वैज्ञानिक विचारों को बंद करके संदूक में रख दिया गया। तो इस पूरे एज को यूरोप में क्या कहा है? क्या कहा जाता है इसको? डार्क एज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डार्क एज कहा जाता है। डार्क एज। हाँ, तो अब ये समझना कि देखो बेटा, होता है कि पूरे यूरोप में तो ये डार्क एज था, लेकिन यूरोप से जो सटे हुए देश थे, एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूं। आप लोगों ने अरब साम्राज्य के बारे में सुना है?
कभी देखा है अरब का मानचित्र? यस सर। ये देखो, ये जो जितना भी येलो वाला एरिया, ये भूमध्य सागर था, ठीक है। और भूमध्य सागर यानी रोमन साम्राज्य, ये आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा? आपको यस चित्र सर। दिखाई पड़ रहा? तो ये वाला जो रीजन था, ये मेरा कर्सर आपको दिखाई पड़ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ, तो देखो ये सऊदी अरबिया लिखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरात, यमन और ओमान, कतर, कुवैत, इन पूरे के पूरे पेनिनसुला को, प्रायद्वीप को अरब प्रायद्वीप कहा जाता है। तो जब यूनानी और साम्राज्य का पतन हो गया, वहां पर धर्म के विचारों का प्रादुर्भाव हो गया, तो वहां की जो किताबें थी, वहां का जो नॉलेज था, वो नॉलेज कहां पर ट्रांसफर हो गया? वो हो गया यूनाइटेड अरब, ये जो अरब प्रायद्वीप था, यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। और यहाँ के जो विद्वान थे, उन्होंने ग्रीक और यूनानी साम्राज्य की जो किताबें थी, उनको अरबी भाषा में ट्रांसलेट कराया। और अरबी भाषा में जब उन्होंने ट्रांसलेट कराया, तो उनको पता चला कि पृथ्वी की आकृति के बारे में उनको पता चला, उनको अक्षांश और देशांतर के बारे में पता चला, उनको विभिन्न जो है जलवायु प्रदेशों के बारे में पता चला, उनको दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में पता चला। जबकि जिन लोगों ने इसकी खोज की थी, वो धर्म के सहारे जी रहे थे, वो धर्म को अपने जीवन का आधार मान रहे थे। लेकिन उसी दौरान, यानी 4वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य, एक ऐसा दौर आया जब यूरोपीय ज्ञान का प्रसार कहां पर हो गया? सऊदी अरबिया में हो गया। तो यही बात मैं आपको कह रहा था कि ये दौर यूनानी और रोमन साम्राज्य के लिए तो क्या था? डार्क एज था। लेकिन जो अरब प्रायद्वीप के रहने वाले लोग थे, उन्होंने उस नॉलेज का इस्तेमाल किया, और भूगोल के क्षेत्र में अरबों का योगदान इसी समय में, उन्होंने बहुत सारी खोजें की, बहुत सारे जो है साइंटिफिक फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अरब, ग्रीक एंड रोमन नॉलेज, ऑन द बुक ऑफ ट्रांसलेटेड बुक ऑफ द अरब, यूनानी एंड रोमन। तो उन्होंने जो है ये तमाम ज्ञान की चीजों को अपने यहाँ इकट्ठा किया, उनका ट्रांसलेशन अरबी में कराया, और इनका बहुत बड़ा योगदान जो भूगोल में माना जाता है। तो अब अन्य जो तो जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा, तो आपको समझ में आई कि नहीं आई समझ में? कि जब Yes, sir. यूरोप में अंध युग था, वो समय था जब जो अरब प्रायद्वीप के लोग थे, जो अरब के रहने वाले लोग थे, उन्होंने उस ज्ञान का प्रयोग अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और उस ज्ञान के आधार पर पूरी दुनिया पर आक्रमण करके कब्जा करने पर, वैज्ञानिक चेतना का विकास करने में किया। तो अंध युग में भूगोल का विकास, ये जो अगला टॉपिक हमारा है वो क्या है? अंध युग में भूगोल का विकास। और ये 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये वो दौर था जब अरबों द्वारा भौगोलिक ज्ञान के विकास में रुचि ली गई, और उसका कारण था अरब साम्राज्य का अधिक विस्तार, परिवहन मार्गों का विकास, व्यापार में वृद्धि, भारतीय संस्कृति से संपर्क, और यूनानी सभ्यता के देशों पर अरबों की वजह। अरबों ने ग्रीक और रोमन, जो ग्रीस पर कब्जा कर लिया, और जब उन्होंने कब्जा कर लिया, तो वहां की किताबें, वहां के ज्ञान से उनको पता चला कि भूगोल के माध्यम से भी ये भी बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हुई। 1 मिनट बचा, मैं इसको इंड करके फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? यस सर। फिर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग।